एक काली अंधेरी रात में डॉक्टर आनंद अपनी कार में बैठकर अपने घर वापस जा रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, जहां पर गुप्त अंधेरा फैला हुआ है। इस डरावनी माहौल को और भी ज्यादा हौलनाक बना रही है झमाझम बरसती मूसलाधार बारिश। इस बारिश के खातिर कच्ची सड़क का और भी बुरा हाल हो रहा है। डॉक्टर आनंद बड़ी मुश्किल से कार का संतुलन बनाए चल रहे हैं। तभी सड़क के बीचों बीच बिल्कुल सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत उनको दिखाई देती है। उनका पांव खुद ब खुद ब्रेक पैडल पर दबता चला जाता है। वो बाहर निकलकर उस लड़की से पूछते हैं, कौन हो तुम? कोई नहीं। कहाँ जाना है? कहीं नहीं। आखिर तुम्हें कहीं तो जाना है। जहाँ मुझे जाना है वहाँ तुम नहीं पहुँचा सकते। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझसे डरो नहीं। मैं किसी इंसान से नहीं डरती। यह बेहद ही रोमांचक ओपनिंग सीन था साल 1964 में आई बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म वो कौन थी का। बातें क्लासिक फिल्मों के सीरीज में आज हम इसी फिल्म की बातें करेंगे और जानेंगे इस फिल्म से जुड़े 15 खास अनसुनी बातें। पृथ्वी पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था NN सिप्पी ने तथा इसके निर्देशक थे राज खोसला। इस फिल्म की कहानी, डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखा था ध्रुव चटर्जी ने। 2 घंटे 20 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 7 जुलाई 1964 के दिन तथा इसके प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे साधना, मनोज कुमार, हेलेन, प्रेम चोपड़ा, KN सिंह, धूमल आदि। फिल्म वो कौन थी की सफलता में उसके मधुर संगीत का भी योगदान माना जाता है, जिसे तैयार किया था मदन मोहन ने तथा इसके गीत लिखे थे राजा मेहंदी अली खान ने। फिल्म में कुल 6 कर्णप्रिय गीत रखे गए थे, जिनके बोल थे, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई तो आप क्यों रोए, टिकिरिकी टाकुरी, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, छोड़कर तेरे प्यार का दामन और शोक नजर की बिजलियां। इन गीतों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर ने। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, लगभग 25 लाख के बजट में बनी वो कौन थी ने 90 लाख रुपए का कारोबार किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। यह फिल्म साल 1964 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म रही। अगर बात करें इस साल की 3 सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्मों की तो पहले नंबर पर रही फिल्म संगम, जिसने 4 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरे नंबर पर रही फिल्म आई मिलन की बेला, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई। तथा तीसरे नंबर पर रही फिल्म दोस्ती, जिसने 2 करोड़ रुपए की कमाई की और यह भी सुपरहिट साबित हुई। फैक्ट नंबर 2, ये फिल्म अभिनेत्री साधना के कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। साल 1964 साधना के कैरियर का सबसे बढ़िया साल रहा, जब उनकी 3 फिल्में व्यावसायिक रूप से काफी सफल रहीं। ये फिल्में थी राजकुमार, वो कौन थी और दुल्हा दुल्हन। बैक टू बैक 3 बेहद ही मकबूल फिल्में देने के कारण साधना उस दौर में बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन गई थी। फैक्ट नंबर 3, निर्देशक राज खोसला बताते हैं कि जब उन्होंने वो कौन थी को बनाने की घोषणा की और मुख्य नायक के तौर पर मनोज कुमार साहब को लिया तो लोगों ने उनको सलाह दिया कि वो मनोज कुमार को फिल्म में लेकर काफी बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ ने मनोज कुमार को लकड़ी के टुकड़े की तरह भावहीन बताया तो कुछ ने उन्हें फ्लॉप एक्टर की संज्ञा दे दी। बावजूद इसके राज खोसला ने मनोज कुमार को फिल्म में लेने का जोखिम उठाया और फिल्म खूब सफल भी रही। फैक्ट नंबर 4, वो कौन थी से पहले मदन मोहन को वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी। यह फिल्म उनके 12 साल के कैरियर की पहली सिल्वर जुबली साबित हुई। मदन मोहन खुद 1958 की अदालत और 1964 की वो कौन थी को अपनी बेहद ही महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार करते थे। फैक्ट नंबर 5, साल 1989 में आई किताब जॉनर्स ऑफ इंडियन सिनेमा बताती है कि भारतीय सिनेमा में सस्पेंस फिल्में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहीं। 70 के दशक से पहले की 5 सबसे सफल सस्पेंस फिल्मों की बात की जाए तो उनमें साल 1949 की महल, 1962 की 20 साल बाद, 1964 की वो कौन थी, 1965 की गुमनाम और 1966 की मेरा साया शामिल होगी।
फैक्ट नंबर 6, यूं तो इस फिल्म को बॉलीवुड की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म माना जाता है, पर इसकी रिलीज के समय फिल्म फेयर पत्रिका ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि पूरी फिल्म को आत्मा जैसी बातों के इर्द गिर्द घुमाकर आखिर में कहानी को क्राइम स्टोरी बनाकर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका अविश्वसनीय होना है, पर आखिर में इसे विश्वसनीय बनाकर पूरी कहानी का असर कम कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, वो कौन थे की मूल कहानी पर गुरुदत्त साल 1958 में ही फिल्म बनाने की सोच रहे थे, जिसे उनके असिस्टेंट निरंजन निर्देशित करने वाले थे, पर कागज के फूल की असफलता के कारण वो फिल्म कभी भी नहीं बन पाई। राज खोसला और गुरुदत्त की उन दिनों अच्छी मित्रता हुआ करती थी, अतः उन्होंने गुरुदत्त से वो कहानी मांग ली और अपने लेखक मंडली के साथ मिलकर उसमें कुछ जरूरी बदलाव करके उसे वो कौन थी का शक्ल दिया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि फिल्म के शूटिंग के वक्त मनोज कुमार और साधना ने खुद इसके स्क्रिप्ट में काफी बदलाव किया था। फैक्ट नंबर 8, ये वो समय था जहां से सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर फिल्मों को एडल्ट सर्टिफिकेट देने का रिवाज चला। नहीं तो इससे पहले की कई सस्पेंस फिल्मों जैसे कि मधुमती और 20 साल बाद आदि को यू सर्टिफिकेट से नवाजा गया था, पर इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। फैक्ट नंबर 9, वो कौन थी की सफलता के बाद लाइन से सस्पेंस थ्रिलर हॉरर फिल्मों का चलन शुरू हो गया। इसी साल महमूद साहब की फिल्म भूत बंगला रिलीज हुई और आगे चलकर साल 1965 की गुमनाम, 1966 की मेरा साया और 1967 की अनीता जैसी कुछ अन्य फिल्में भी आई, पर ये रिवाज 1960 के दशक के अंत तक आते आते खत्म हो गया। यहाँ यह बात भी बड़ी आश्चर्यचकित करती है कि जहाँ 70 के दशक से पहले आत्मा जैसी कहानी पर बड़े बजट की फिल्में बन रही थी, वहीं 1970 के दशक के आते आते भूत प्रेत की फिल्मों को बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्में माना जाने लगा। फैक्ट नंबर 10, वो कौन थी और मेरा साया जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद राज खोसला को सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का सबसे बढ़िया निर्देशक माना जाने लगा, लेकिन खुद राज खोसला मानते थे कि वो इंसानी जज्बातों वाली कहानी को बेहतर तरीके से कह सकते हैं। इसी कड़ी की तीसरी फिल्म अनीता जब फ्लॉप हो गई तो राज खोसला ने सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों से किनारा ही कर लिया और दो रास्ते जैसी फैमिली ड्रामा फिल्में बनानी शुरू कर दी। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म के नाम को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प तथ्य कुछ यूं है कि इसका वास्तविक नाम वो कौन थी न होकर वह कौन थी है। जब आप इसके सेंसर सर्टिफिकेट और उस दौर के हिंदी पोस्टर्स पर गौर करेंगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा। हालांकि इसके अंग्रेजी पोस्टर्स पर वह के जगह पर वो लिखा मिलता है, जिससे लोग इस फिल्म को वो कौन थी के नाम से जानने लगे। फैक्ट नंबर 12, मदन मोहन को आशा थी कि उस साल के बेस्ट म्यूजिक का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें इस फिल्म के लिए मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके जगह पर यह अवार्ड फिल्म दोस्ती के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया गया। इस कारण मदन मोहन अक्सर पुरस्कार समारोहों में जाने से कतराने लगे और यहाँ तक कि जब साल 1972 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। जब संजीव कुमार ने उन्हें समझाया और कहा कि अगर आप नहीं गए तो मैं भी अपना पुरस्कार नहीं लूंगा, तब कहीं जाकर मदन मोहन उस समारोह में जाने के लिए राजी हुए थे। फैक्ट नंबर 13, फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक लग जा गले को शुरू में फिल्म के निर्माता एन सिप्पी और निर्देशक राज खोसला ने 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार रिजेक्ट कर दिया था, पर मदन मोहन हार मानने वालों में से नहीं थे। अतः उन्होंने 6वीं बार धुन में कुछ बदलाव किया और एक बार फिर से इसे सुनाने जा पहुंचे। मजे की बात यह थी कि इस बार भी राज खोसला ने इसे नापसंद कर दिया, पर संयोग से तभी वहां पर मनोज कुमार आ पहुंचे और उन्होंने धुन को सुना और कहा कि आप मेरी गारंटी पर इस गीत को रख लें। मैं दावे से कह सकता हूं कि इसे 100 साल बाद भी लोग सुनेंगे और सराहेंगे। मनोज कुमार की बात सचमुच सही हुई और आज तकरीबन 56 साल गुजर जाने के बाद भी लोग इसे बड़े चाव से सुनते हैं। फैक्ट नंबर 14, फिल्म के एक अन्य लोकप्रिय गीत नैना बरसे के शूटिंग का किस्सा भी बड़ा ही निराला है। दरअसल इस गीत को राज खोसला कश्मीर में फिल्माना चाहते थे, लेकिन खराब मौसम के खातिर यह संभव नहीं हो पा रहा था। इधर गीत की धुन तो तैयार थी पर उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया गया था। वास्तव में मदन मोहन इसलिए निश्चित थे कि जब इसकी शूटिंग अभी होनी ही नहीं है तो जल्दबाजी में इसे रिकॉर्ड करने की आवश्यकता ही क्या है।
उन्हीं दिनों लता मंगेशकर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए विदेश चली गईं। अब संयोग देखिए कि उनके जाने के बाद कश्मीर का मौसम साफ हो गया और अगले ही दिन राज खोसला ने शूटिंग की अनाउंसमेंट भी कर दी। ऐसे में मदन मोहन लता मंगेशकर के विदेश जाने के चलते गीत को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, अतः उन्होंने खुद की ही आवाज में इसे रिकॉर्ड किया और तत्काल शूटिंग के लिए भिजवा दी। जब कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई तो वहां शूटिंग देखने आए लोग काफी हैरत में पड़ गए कि एक पुरुष आवाज वाले गीत में एक हीरोइन अभिनय कर रही हैं। खैर, बाद में गीत को लता मंगेशकर की आवाज में डब करके फिल्म में शामिल किया गया। फैक्ट नंबर 15, इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने भी एक छोटी सी पर बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी फिल्म ने आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड फिल्मों का सबसे लोकप्रिय खलनायक भी बना दिया। जहां इस फिल्म में उनके जबरदस्त अभिनय की हर तरफ चर्चा हो रही थी, वहीं उस दौर के माने हुए फिल्मकार महबूब खान उनसे खुश नहीं थे। दरअसल वो प्रेम चोपड़ा को अपनी फिल्म से एक हीरो के तौर पर लॉन्च करना चाह रहे थे, पर उन दिनों प्रेम चोपड़ा को काम की दरकार थी। ऐसे में वो हीरो बनने का इंतजार नहीं कर सकते थे, अतः अधीर होकर खलनायक की भूमिका ही स्वीकार कर ली। तो ये थी साल 1964 में आई बेहद ही लोकप्रिय साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म वो कौन थी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।